आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में आई फिल्म जिसका नाम है इनटू द नाइट। 爱问你干嘛不这么贱，高腾你对我放。 मूवी शुरू होती है, हम एक ट्रिंजो नाम के आदमी को देखते हैं जो हवाई अड्डे की तरफ भागता है। ट्रिंजो घबराया और परेशान होता है और यहाँ में जल्दी में दिखाई देता है। अब हमें यहाँ लगता है ट्रिंजो प्रवास छूटने की वजह से परेशान है, लेकिन हकीकत ये नहीं होती। वो हेल्प डेस्क से मगरब के लिए किसी भी टिकट के लिए पूछता है, लेकिन करीब ट्रेन का 2 घंटे के बाद पता चलता है। फिर भी वो टिकट सिर्फ टर्मिनल क्रॉस करने की खातिर खरीदता है। और इसी एयरपोर्ट में हम इनिस नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है। और इसी वीडियो कॉल में अचानक एक घंटी बजती है और बेहोश हो जाती है। इनिस परेशान है, खास तौर पर क्योंकि वो उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बाहर जो लोग टीवी देख रहे होते हैं वो देखते हैं कि टीवी पर रिपोर्टर और लाइव शो के मेज़बान बेहोश हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी गली के लोग ज़मीन पर बेहोश पड़े होते हैं। देखने वालों का ख्याल ये होता है किसी किस्म का मजाक हो रहा है, सिवाय ट्रिंजो के ये कोई नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है। जब एक गार्ड की तवज्जो हट जाती है तो ट्रिंजो उसकी बंदूक छीन लेता है और सबको रास्ते से हटने के लिए कहता है। वो तेज़ी से एक फ्लाइट की तरफ बढ़ता है जो कि चंद मिनटों में मॉस्को के लिए रवाना होने वाली है। उस फ्लाइट में सिर्फ चंद मुसाफिर सवार हुए थे। अब वो अंदर जाकर बंदूक की नोक से सबको पकड़ लेता है। अब यहाँ पर पायलट लापता होता है और यहाँ पर को पायलट मैथ्यू मौजूद होता है। अब वो पायलट ट्रिंजो के साथ मज़ाहमत करता है और यहाँ पर ट्रिंजो से गोली चलती है जो उसकी हथेली पर लगती है और जख्मी हो जाता है। और यहाँ पर मुसाफिर घबराहट का शिकार होते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रियल उन्हें पुरसुकून रखने की कोशिश करती है। ट्रिंजो कॉकपिट से बाहर आता है और ये पूछता है कि इस जहाज में क्या कोई पायलट मौजूद है। यहाँ पर सल्वी नामी एक खातून उठती है, हालांकि वो सिर्फ एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर पायलट थी। ट्रिंजो के हुक्म के तहत वो मैथ्यू दीगर तमाम मुसाफिरों के साथ टेक ऑफ करती है। गोली लगने की वजह से एवरेस्ट टूट गए थे और इसके नतीजे में हवाई जहाज से कोई भी बाहर से किसी से भी राब्ता नहीं कर सकता। अब मैथ्यू और सल्वी ट्रिंजो के साथ बहस करते हैं, लेकिन वो अपने फैसले से नहीं हटता। वो कहते हैं नेटो की तफरीज में एक अफसर है जो सब कुछ जानता है, जो कुछ वो जानता है वो नहीं जानते। अब यहाँ ट्रिंजो ने बताता है कि सूरज की किरणें जानलेवा हो गई हैं। अगले दिन से तलुए आफ्ताब सबको मार डालेगा, यहाँ तक कि जो लोग घर के अंदर भी रहते हैं उनको भी मार देगा। ये पहले भी जापान और कोरिया जैसे मशरक़ी ममालिक में शुरू हो चुका है। अगर तलुए आफ्ताब उनके साथ आ जाता तो हवाई जहाज़ उनका अगला हदफ होता। मैथ्यू और सल्वी इस पर यकीन नहीं करते और ये नज़रिया पेश करते हैं कि वो ज़हनी तौर पर बीमार है। ट्रिंजो ये भी तस्लीम करता है कि वो एक बेवकूफ़ तो लगता है, लेकिन दावा करता है कि वो ऐसा नहीं है। मैथ्यू के हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, जिसकी वजह से तवील सफ़र में मसला हो सकता है। लोरा नामी मुसाफिरों में से एक डिमेंशिया वाले बूढ़े आदमी की एक होम हेल्थ नर्स है। वो जहाज़ में वाहिद तिबी पेशावर है, इसलिए वो पायलट की मदद करने की जिम्मेदारी लेती है। जख्म को बंद करने के लिए उनके पास सलाई कट नहीं है, इसलिए वो गर्म छुरी इस्तेमाल करते हैं। मैथ्यू डर से चीखते हैं और मुसाफिर और भी घबरा जाते हैं। और यहाँ पर मुसाफिर झगड़ा कर रहे होते हैं। वो बाहर जाकर पैगाम देते हैं कि सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी अगर उन्होंने उसके साथ कोऑपरेट न किया। जहाज में मुसाफिर घबरा रहे होते हैं कि ये उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। अब मैथ्यू ने कहता है कि मंजिल से जाने से पहले हम एक और जगह उतरेंगे। अगर उन्होंने सही सलामत पहुंचना है तो उन्हें ट्रिंजो की बात माननी पड़ेगी। अब मैथ्यू को उम्मीद होती है कि जंगी तियारे उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बंदूक की नोक पर ले जाया गया था। अयाज रानी मुसाफिर ने उन्हें सूरज के बारे में बात करते हुए सुना था। अचानक ही करम मुसाफिर को खांसी शुरू हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाता है। अयाज उसकी मदद करने का ड्रामा करता है और इसी दौरान ट्रिनस की बंदूक को छीन लेता है। अब अयाज ट्रिनसो को बैतुल खला के लिए जाने के लिए बोलता है और मैथ्यू को सच बताने को कहता है। पायलट यहाँ पर बताता है वो आइसलैंड में उतर रहे हैं क्योंकि ट्रिनसो मगरब में कहीं जाना चाहता है। वहाँ की पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा और उन्हें सूरज के बारे में बताता है। ट्रिंजो का ख्याल होता है ये लोगों को मार देगा और ये मुसाफिरों को एक जदून में भेज देता है। वो अजीब चीज़ें याद करने लगते हैं जो परवाज से सवार होने से पहले पेश आई थी और अपने खानदान के बारे में फिक्रमंद होते हैं। मैथ्यू सबको पुरसुकून करता है और बतौर कप्तान उन सबको बचाने की जिम्मेदारी लेता है। थोड़ी देर बाद वो आइसलैंड के हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल से कोई सिग्नल नहीं मिलता। अब वो ज़मीन के करीब से देखते हैं तो वो देखते हैं कि कई हवाई जहाज़ एक दूसरे से टकरा गए हैं और वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अब वो आखिरकार सोचते हैं कि ट्रिंजो सच कह रहा था। अब रनवे ब्लॉक होता है और वो यहाँ पर उतर नहीं सकते। अब हवाई जहाज़ में इतना ईंधन नहीं होता है कि वह स्कॉटलैंड के लिए थोड़ा सा मगरब से परवाज कर सकें, इसलिए कप्तान ऐसा करने का फैसला करता है और बेहतरी की उम्मीद करता है। वो ट्रिंजो को
टॉयलेट से बाहर लाता है ताकि वो आदमी साहब को बता सके कि क्या हो रहा है। टेंजो यहाँ पर आके बताता है उसे अपने सीनियर की गुफ्तगू सुनकर सूरज के बारे में पता चला है। वो नहीं जानता कि क्यों हो रहा है या किसी भी वक्त जल्द ही रुक जाएगा। वो सिर्फ इतना जानता है अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें तलुए आफ्ताब से उड़ना पड़ेगा। अब जो आदमी जो बेहोश हुआ था उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अपनी आखिरी सांसों के साथ वो कहता है कि उसने हीरे निगल लिए हैं। नर्स लौरा उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो इसकी कोशिश रायगा जाती है। स्कॉटलैंड में हंगामी लैंडिंग से गुजरते हैं जहां मैथ्यू हवाई जहाज की दीवार से टकराने से सेकंड के फासले पर रोकता है। वो बाहर जाते हैं, उनके फोन अपने प्यारों की इतलात के साथ बजने लगते हैं। इंटरनेट मोलक सूरज की रोशनी के बारे में खबरों से भरा पड़ा था। आधी दुनिया मर चुकी थी और बाकी आधी अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। हवाई अड्डा खाली है क्योंकि हर वो शख्स जिसके पास भागने का मौका था वो भाग गए हैं और बाकी तारीख जगहों में छिपे हुए हैं इस उम्मीद पर कि उनकी कोई हिफाजत करेगा। ताहम खबरों से पता चलता है कि बंकरों के अंदर भी लोग मर रहे हैं। अचानक उनसे आरएफ के 3 एहलकार मदद तलब करते हैं। सूरज निकलने से पहले उनके पास सिर्फ 45 मिनट होते हैं, इसलिए वो जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और मगरिब की तरफ प्रवास करने का फैसला करते हैं। मुसाफिरों में से एक हवाई जहाज का इंजीनियर जैक है। वो अपनी हामला बीवी को बचाने के लिए उसके पास वापस जाना चाहता है लेकिन मुसाफिरों की मजबूरी हिफाजत के लिए उसे पीछे हटने को कहा जाता है। मजीद सामान इकट्ठा करने और हवाई जहाज के टैंक को भरने के बाद वो मजीद एक बार टेक ऑफ करते हैं और सर्विस मेन्यू में से एक पायलट है। वो रिक्वेस्ट करता है कि वो खत इस्तवा से दूर प्रवास करेंगे ताकि सूरज उन पर तेजी से गिरने से बच जाए। उनका अगला टारगेट कनाडा है जहां पर वो हवाई जहाज में ईंधन भरेंगे और रेडी को भी ठीक करेंगे। थोड़ी देर के बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है और फोन की घंटी बजना शुरू हो जाती है। उन्हें अपने प्यारों की तरफ से आखिरी पैगाम मौसूल होते हैं जो पहले ही ब्रिसल्स में फौत हो चुके थे। फिर एक आदमी को टॉपिक मिलता है जिसमें कहा गया था कि आफत की वजह सूरज की कतीबत है। और नामी एक मुसाफिर मौसमियाती माहिर है। वो जानता है कि सूरज की कतीबत का क्या मतलब है। वो बताता है कि 11 साल बाद सूरज की मकनातीसी मैदान उलट जाता है। दुनिया पर इसका कोई खास असर नहीं है, इसलिए ज्यादा तहकीक नहीं की गई। इसलिए पिछले चंद दहाइयों में उलट जाने की शिद्दत कमजोर होती जा रही है। औस के ख्याल में उलट दूसरी सीमा में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। अगर वो जो कह रहा है वो सच है तो जमीन पर गामा शुआओं से हर तरफ धूप पड़ती है जिसकी वजह से लोग फौरन मर रहे हैं। इनके पास थोड़ी को साबित करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि जिन साइंसदानों ने मजमून शाये किया तो वो भी गालिबन मर चुके हैं। इसी बाद अयाज को एक खबर मिलती है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जिन आरएएफ के फौजियों को उठाया है वो दरअसल अफगानिस्तान के दहशतगर्द हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें हवाई अड्डे पर उनके मुल्क वापस लाया जा रहा था। अब बाहर इनमें से एक बहस में पड़ जाता है और बूढ़े आदमी को धकेल लेता है जिसे डैमनेशिया है। ये उसकी मौत का सबब बनता है और टेररिस्ट मुसाफिरों के साथ गुस्सा होता है। सल्वी मैथ्यू को न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में बताती है और दोनों टेररिस्ट को कनाडा में उतरने पर छोड़ने का फैसला करते हैं और 4 मिनट बाद उतरते हैं जो सूरज निकलने से 2 घंटे पहले होते हैं। सूरज की रोशनी के मुतअद्दिद मुतासिरीन पूरे शहर में पड़े हैं। अब उन फौजियों से कहा जाता है वो करीबी दुकान में रेडियो के पुर्जा जात की मरम्मत करें। वो इस पर एग्री हो जाते हैं। गैब्रियल और जैकब को अपने साथ ले जाने पर इसरार करते हैं। मसला ये था कि जैकब इस मंसूबे के बारे में जानता था, इसलिए जब वो दुकान में होते हैं तो जैकब टेररिस्ट को एक कमरे बंद कर देता है और जैकब उसे कायल करने की कोशिश में वक्त ज़ाया नहीं करता। आखिर में हवाई अड्डे तक पहुंच जाता है और टेररिस्ट भी उसका पीछा करते आ जाते हैं, लेकिन गैब्रियल को वापस शहर में छोड़ दिया जाता है। हवाई जहाज उसके बगैर ही टेक ऑफ करना पड़ता है। अब टेररिस्ट का पीछा करते हैं और गोलियों से खिड़की का निशाना बनाते हैं। अब शीशा बुलेट प्रूफ होते हैं लेकिन छोटा सा शगाफ पैदा करता है। अगर वो सतह की ऊंचाई को बरकरार रखते हैं तो ये नहीं टूटेगा। डोमिनिक नामी एक शदीद बीमार बच्चा भी परवाज में है। अयाज उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। अब उसकी माँ यहाँ पर आ जाती है और उसे हिफाजत करने के लिए उसकी माँ मौजूद है। ये बोलकर उसको जाने के कहती है। अचानक उन्हें हवाई जहाज में किसी रेडियो से सिग्नल मिलता है। अब बातचीत मुख्तसर होती है। अब उनको बताया जाता है कुछ लोग जो बच गए हैं वो पानी के अंदर बंकर के अंदर रह रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदा है। अब मैथ्यू जल्द अज जल्द हवाई के लिए रवाना होना चाहता है। सल्वी उसे कहती है कि गैर वाज़े पैगाम की वजह से बेवकूफ़ी भी हो सकती है। अब यहाँ टेंजो गुस्से में होता है कि कप्तान को तमाम फैसले करने पड़ते हैं। वो ये फैसला करने के लिए वोट डालते हैं। अब एक ही वक्त में कई अलार्म बजते हैं जो हवाई जहाज़ की खराबी की निशानदही करते हैं। प्रॉब्लम का तजर्बा करते मैथ्यू को मालूम हुआ कि जो टेररिस्ट जहाज़ का पीछा कर रहे थे खुद को लैंडिंग गियर से मुंसलिक कर लिया है। अगर वो वहाँ रहेगा तो उतर नहीं सकेंगे। लिहाजा मैथ्यू जितना मुमकिन हो ऊंची प्रवास करने का फैसला करता है ताकि दर्जा हरारत और ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। अब मैथ्यू टूटी हुई खिड़की पर गौर करने लगता है।
अब वो शीशा टूट जाता है। जहाज के अंदर अफरा तफरी का बायस होता है और मुसाफिर खुद भी उड़ रहे होते हैं और मैथ्यू जल्दी से जहाज को कम ऊंचाई पर ले आता है। अब जैकब कुछ देर के लिए खिड़की को बंद करने के लिए लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल करता है। अब हर कोई पुरसुकून हो जाता है, लेकिन डोमिनिक को सांस लेने में दुश्वारी होती है क्योंकि उसकी सांस की नाली उड़ गई थी। अयाज एक मंसूबे के बारे में सोचता है और सांस की ट्यूब बनाने के लिए ऑक्सीजन पाइप का इस्तेमाल करता है और ज़ारा उसका शुक्रिया अदा करती है और अपने किए पर शर्मिंदा भी होती है क्योंकि उसने पहले अयाज से बदतमीजी की थी। कप्तान साहब को बताता है कि हवाई अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो इस बुलंदी पर कभी भी वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे ज्यादा काबिल अमल ऑप्शन अल्स्का के जजीरे अड्डू में उतरना है। अयाज, जैकब और टिन्जो अंडर कैरेज पर जाते हैं और जहाज के फर्श पर एक सुराख करने लगते हैं। टिन्जो अपनी बंदूक को अंधेरे की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करता है और जैसे गन को नीचे ले जाता है वो टेररिस्ट उसे खींच लेता है। दरअसल टेररिस्ट जहाज के नीचे लटक गया था और यहाँ अयाज अपने बचाव के लिए उस टेररिस्ट को गोली मार देता है। वो चंद मिनटों के लिए उनका हीरो बन जाता है, इससे पहले कि मुसाफिरों को पता लगता है कि अरब मुसाफिर की मौत की वजह यही है। उन्होंने इसकी लाश को वापस कनाडा में दफना दिया जहां एक आदमी ने अयाज को अपना पेट काटते हुए देखा था। अयाज ने इतराफ किया वो एक कौन आर्टिस्ट है जो ब्रिसेल से मांस को स्मगल करता है। फिर ये इसकी रजामंदी से इस अरब शख्स के जिस्म के अंदर थे। वो बताता है कि उस अरब शख्स ने उसे बताया था कि हीरे इसके पेट के अंदर है, लेकिन वो मर गया था, इसलिए मैंने उसकी बॉडी से हीरे निकाले थे। और ये सुनकर कुछ मुसाफिर चौंक जाते हैं और वो अयाज को दहशतगर्द मारने लगते हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर वोट अयाज के हक में आता है। अब उस रिजल्ट के तौर पर एविनेक्स में हथकड़ियां लगाई जाती हैं। अब हम देखते हैं वो रास्ते में उतरने वाले होते हैं और टेक ऑफ करने से पहले टैंक को दोबारा भरते हैं। जब हवा से गुजरता है तो माहिर मौसमियात और रेस्ट को कुछ अजीब मालूम होता है। उन्होंने जो कैनेडा से फल उठाए थे उनका जायका ऐसा है कि उनका जायका ही नहीं है। उसके ख्याल में ऐसा है कि गामा शुआएं इतनी शदीद हैं वो खाने के जोरी ढांचे को असर नोज तश्कील दे रही हैं। और सबसे अहम बात यह कि खाने की ज़ायद की कीमत कम होती जा रही है। अगर ये सब चलता रहा तो जो लोग बच्चे हैं वो भूख से ही मर जाएंगे। मैथ्यू खतरे को तस्लीम करता है, लेकिन दावा करता है कि उनकी बुनियादी फिक्र सूरज से दूर भागना है। इसने गुज़श्ता चंद घंटों में खुद पर कंट्रोल खोना शुरू कर दिया है। सल्वी उसे आराम करने को कहती है। मुसाफिर उसे ज़बरदस्ती आराम करने और कॉकपिट से बाहर लाने का फैसला करते हैं। नाराज होने के बावजूद मैथ्यू अगले चंद घंटों तक सोने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद वो रेडियो पर एक सिग्नल लेते हैं और वो दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन ग्रुप उन्हें 1770 कहते हुए सुनता है। उन्हें जल्दी पता चल जाता है फोन पर बात करने वाला कोई खलाबाज है और हैरान है कि ऐसा कोई जिंदा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कंट्रोल रूम से बात कर रहा है जो ज़मीन पर है। वो जिंदा रहने की नई उम्मीद के साथ वो ब्रिसेल्स में नेटो के हेडक्वार्टर जाने का फैसला करते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, और इस शर्त के साथ वहां पर पहुंचने से पहले सूरज निकलने तक 4 घंटे का वक्त होगा। इसलिए वो ट्रेंजो की मदद से हेडक्वार्टर में खुफिया बंकर्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। बाहर लौरा ने मैथ्यू को टॉयलेट में बेहोश पाया। मालूम हुआ कि उसके तेली पर लगने वाली चोट मुतासिर हुई है और खून में जहर का सबब बना है, और यही वजह है वो पहले की तरह काम कर रहा था। मसले को हल करने के लिए उन्हें मुतासर टिश्यूज को काटना होगा। लोरा कहती है कि अगर वो अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो जाए तो ब्रिसेल में उसका ऑपरेशन कर सकती है। ताहम मैथ्यू के बगैर सल्वी खुद जहाज को लैंड नहीं कर सकती। मुसाफिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो उनके पास मौजूद पायलट के सबसे करीब है, क्योंकि वो जानती है सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर लैंड कर सकती है। वो होरेस उसे समझाती है अगर वो पहल नहीं कर सकती तो सब मुसाफिर मर जाएंगे। इसके बाद सल्वी को जहाज को लैंड करने के तरीके के बारे में चंद वीडियोस दिखाई जाती हैं। जब उसे असल में काम करना होता है तो घबरा जाती है। आखिरकार वो तैयार हो जाती है। हर कोई अपने आप को बदतरीन लैंडिंग के लिए तैयार करता है। आखिरकार वो एक मुतजलजल लैंडिंग से गुजरते हैं। सल्वी बहुत कोशिश के बाद जहाज को आसानी से लैंड कर लेती है और सब मुसाफिर उसके लिए तालियां बजाते हैं। तबाही के दरमियान कामयाबी के लम्हे से लुत्फअंदोज होते हैं। अब वो ज्यादा वक्त ज़ाय ना करते हुए मुख्तलिफ काम करने के लिए 3 ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं। 2 आदमी ईंधन को दोबारा भरने के लिए हवाई अड्डे पर ठहरते हैं। ज़ारा, लोरा और उसका ग्रुप मैथ्यू को करीब तरीन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जबकि ट्रिनिटी, अयाज और रिक नामी एक शख्स नेटो हेडक्वार्टर पर जाते हैं। अस्पताल में जाकर उन्हें लातादार लाशें मिलती हैं जो दालान को रोकती हैं। ऐसे लगता है कि सूरज निकलने से पहले इनको मौत की इतला मिल गई है और जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोरा सबको हुक्म देती है कि इसको नज़रअंदाज करें और मैथ्यू को बचाने पर तवज्जो दें। इसी वक्त ज़ारा अपने बेटे और दूसरों के लिए दवाइयों से अपना बैग भरती है। नेटो हेडक्वार्टर में टिन्सी इन्हें वो कॉन्फ्रेंस रूम दिखाता है जहाँ उसने पहली बार तबाही के बारे में सुना था। वो अपने छोड़े हुए वक्त के साथ तमाम कागजात को नहीं देख सकते, लिहाजा रिक ये देखने का फैसला करता है।
जब वो दूर होता है तो टिंटो अयाज की तुर्क नस्ल का मजाक उड़ाता है और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। अब वो अयाज को टक्कर मार देता है जिससे अयाज बेहोश हो जाता है और उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। अब रिक को एक डैम के नीचे बंकर के बारे में बात करने वाले एहलकारों की रिकॉर्डिंग मिलती है। इस जगह का नाम स्टारा 70 होता है। ये वही बात है जो उन्होंने 4 घंटे पहले रेडियो में सुनी थी। इससे पहले वो लड़कों के पास वापस जा सके, टिंटो उसके पास आता है और उसे बताता है कि अयाज पहले ही चला गया है। वह स्क्रीन पर अयाज की लाश को खून के तालाब में पड़ा देखता है, लेकिन वो बोलने से डरता है। सूरज निकलने से आधा घंटा पहले हर कोई हवाई जहाज में सवार होता है। मैथ्यू आप ही अपनी बेहतरीन हालत में नहीं है, लेकिन सर्जरी के बाद बेहतर महसूस करता है। टिंटो सबको बताता है कि अयाज उनसे पहले भाग गया, लेकिन वो उसके वापस आने का मजीद इंतजार नहीं कर सकते। दिल पर हाथ रख के इंजन स्टार्ट करते हैं, लेकिन अचानक जहाज के सामने एक गाड़ी आके रुकती है और अयाज बाहर निकल आता है। अब हम देखते हैं कि टिंटो के एवेनेक्स के बॉक्स में हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं। सल्वी साहब को बताती है कि अगर बल्गारिया का मंसूबा काम नहीं करता है तो उनके पास इतना ईंधन या वक्त नहीं होगा कि वह दूसरी मंजिल तक पहुंच सके। वो बताती है कि नीचे को छूते हुए सबको तैयार होना चाहिए, क्योंकि बंकर के मकाम तक गाड़ी चलाने के लिए उनके पास सिर्फ 20 मिनट है। यास को बैतुल खला में दौरा पड़ता है जो चंद सेकंड तक रहता है और वो सोचता है कि उसका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका है, तब वो दूसरों को बताने से गुरेज करता है। जब वो बाहर आता है तो उसे पूछा जाता है कि वो टिंटो के साथ क्या करना चाहता है। उसे कत्ल की सजा नहीं देना चाहता। वो उस लड़के को अपने साथ बंकर में आने के देते हैं। थोड़ी देर बाद वो बल्गारिया के हवाई अड्डे पर उतरते हैं और 2 मुख्तलिफ गाड़ियों पर सवार होते हैं और 2 ग्रुपों में अलग हो जाते हैं। सल्वी पहली कार चलाती है और रास्ता लेती है, जबकि अयाज दूसरी गाड़ी चलाता है। रास्ते में उसे दोबारा दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। पहली कार पहले ही बहुत दूर चली गई है और ग्रुप के पास मुख्तसर वक्त में बरकरार रखने का कोई रास्ता नहीं है और एक चौराहे पर रुकते हैं। सल्वी दाएं मोड़ लेती है और आधे खुले गेट तक पहुंचती है। एक मुसाफिर सोने की कोशिश करता है और बिजली की वजह से उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। मजीद हमें ये पता चलता है गेट को खुला रखने के लिए उन्हें एक बटन को दबाना जारी रखना होगा और खुद को छुड़ाने के लिए टिंटो दूसरों का इंतजार करने की पेशकश करता है, जबकि सल्वी और ग्रुप अंदर जाते हैं। जाने से पहले सल्वी उसे स्टैंड पर हथकड़ियां लगाती है ताकि वो उसके साथ धोखा ना करे। ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि वो सिर्फ उस वक्त आजाद होगा जब दूसरा ग्रुप आएगा। अयाज और ग्रुप चौराहे पर बाएं मुड़ते हैं और डैम के दूसरी तरफ से इसी तरह के गेट पर पहुंचते हैं। वो अपने कपड़ों को चढ़ने और दाखिली दरवाजे से बाहर इस्तेमाल करते हैं और वो सब बंकर के दाखिली दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मुसाफिरों को आखिरकार फौजी इस्तकबाल करते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं वो यहाँ महफूज हैं। सिर्फ टिंटो बाहर अकेला रह गया था और वो खुदा से माफ़ी मांग रहा है। जैसे ही सूरज तलू होता है उसकी तरफ मुंह करके खड़ा होता है और उसे अपनी पूरी कोशिश करने को कहता है। आखिर में वो भी मर जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी।